वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आई होप आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ मत जबरदस्त होंगे। दोस्तों आज हम लोग देखेंगे यूपी टेट 2014 2014 के प्रीवियस पेपर हम लोग अच्छे तरीके से सॉल्व करेंगे। हम लोग क्या कर रहे थे, हम लोग सीडीपी पहले सॉल्व करेंगे, फिर उसके बाद हम लोग हिंदी, यानी कि अब एक एक चीज पे थोड़ा सा कमांड करते चलेंगे, एक तरफ कर लेंगे फिर आराम से आगे हम लोग करेंगे। आई होप लोग आप लोग अच्छे होंगे, तैयारी आप लोग अच्छी चल रही है, क्योंकि प्रीवियस पेपर करना बहुत जरूरी है। हम लोग थोड़ा सा स्पीड में करेंगे और अच्छे तरीके से एक्सप्लेन भी करते चलेंगे। चलिए, इधर उधर की बातें ना करेंगे और ज़्यादा हम लोग गोल गोल नहीं घुमाएंगे और अच्छे तरीके से अब आगे बढ़ते हैं। हम लोग क्वेश्चन पे करते हैं। आज हम लोग देखेंगे सीडीपी का भाग देखेंगे, 30 क्वेश्चन हम लोग कवर करने की कोशिश करेंगे। अगर आप लोग का रिस्पॉन्स अच्छा रहा, अगर अच्छे तरीके से आप लोग लाइक शेयर करेंगे और सब्सक्राइबर करेंगे तो हम तब 30 यानी 30 गुना 60 यानी तब दो सेट हम लोग कराना शुरू करेंगे। ठीक, तो आप लोग लाइक करें, सपोर्ट करें एक दूसरे का। ठीक, चलिए, तो उम्मीद होगी आप लोग अच्छे होंगे और हम लोग शुरू करते हैं। तो आज का हमारा पहला क्वेश्चन है, क्वेश्चन को ध्यान से पूरा अच्छे तरीके से पढ़ते चलेंगे, एक्सप्लेन को भी देखते चलेंगे। देखिए, थोड़ा सा हम बात कर लें। ये 23 फरवरी 2014 को हुआ था ये पेपर, जो 23 फरवरी 2014 में पेपर हुआ था। और उस समय पेपर का लेवल कैसा था, अब आप पेपर को देखते, क्वेश्चन को देख के ही आप अनुमान लगा सकते हैं कि किस तरीके से क्वेश्चन आने वाले एग्जाम में पूछ सकते हैं। चलिए हम लोग देखते हैं। तो पहला क्वेश्चन हम लोग शुरू करते हैं। अभिप्रेरणा। अब देखिए क्या होता है कि यदि हम जब तैयारी करते हैं तो आप देखिए क्वेश्चन बना, तो अभिप्रेरणा जो टॉपिक है, आप उस टॉपिक को उठाइए, अपने नोट्स में उठाइए, उसको अच्छे तरीके से रिवीजन, पेपर सोल्व करने के बाद आप उसको अच्छे तरीके से उस टॉपिक को आप पहले पेपर के एनालिसिस, इसीलिए प्रीवियस पेपर बहुत जरूरी होता है किसी भी एग्जाम की तैयारी करने से पहले। या प्रीवियस देखेंगे तो उस जिस हेडिंग से पेपर बना उस हेडिंग को लिखिए, उसको टॉपिक को अच्छे तरीके से पढ़ेंगे तो आपको कंसेप्ट समझ में आएगा। तो आप प्रीवियस पेपर छोड़िए और मॉक टेस्ट लगाएंगे तो आपका अच्छा खासा स्कोर बढ़ेगा। चलिए हम लोग ज्यादा बातें नहीं करेंगे, समय को बचाना है, हमको आगे बढ़ना है। क्वेश्चन देखिए पूछ रहा है, इसमें क्वेश्चन पूछ रहा है कि अभिप्रेरणा का वर्गीकरण होता है। अभिप्रेरणा यानी मोटिवेशन। देखिए पिछले पेपर में आप लोग को इससे क्वेश्चन मिले थे। ऑप्शन है पहला ऑप्शन है स्वाभाविक और कृत्रिम, कम महत्वपूर्ण तथा अधिक महत्वपूर्ण, जन्मजात तथा अर्जित, अभिप्रेरणा तथा प्रलोभन। ये देखिए इसका होता है अभिप्रेरणा जो होता है, ये ऑप्शन सी ऑप्शन होगा। ठीक, अब देखिए इसमें अच्छे तरीके से दिया है। अब देखिए अभिप्रेरणा से कितने अच्छे तरीके से आपको कितना कंसेप्ट समझ में आ जाएगा और अच्छे तरीके से कम आप यहाँ, आप भले ही आप थोड़ा नोट्स नहीं बन, लेकिन अगर इसको अच्छे तरीके से आप पढ़ लेते हैं तो आपका अच्छा खासा स्कोर बढ़ जाएगा। अब्राहम मैस्लो ने अभिप्रेरणा को दो भागों में वर्गीकृत किया। जन्मजात अभिप्रेरणा, जैसे जन्मजात में कौन कौन आता है, भूख, प्यास, विश्राम, निद्रा आदि। अब यही क्वेश्चन बन जाता है कि अभिप्रेरणा को किसने दिया था, अब्राहम मैस्लो ने, और उसको कितने भागों में बांटा गया, 2 भागों में। इसमें जन्मजात में कौन कौन आता है, भूख, प्यास, विश्राम, तो आपको याद होना चाहिए। और अर्जित वाले जो होता है, जिसको हम अर्जित करते हैं, जैसे अर्जित में सामाजिक रुचि, प्रतिष्ठा आदि, इस प्रकार के थॉमसन ने भी अभिप्रेरणा को 2 भागों में। अब देखिए 2 लोगों ने बांटा, कौन कौन से, थॉमसन और अब्राहम मैस्लो। अब्राहम मैस्लो में जन्मजात और ये आपका अर्जित आता है, और थॉमसन जो महोदय हैं, थॉमसन महोदय, इनके देखते हैं कौन कौन बांटा था इन्होंने करे स्वाभाविक अभिप्रेरणा, जैसे कि खेलना, सुख प्राप्त करना, ये स्वाभाविक होता है। ठीक, और कृत्रिम जो होता है, जैसे कि पुरस्कार, प्रशंसा, एक दंड, ये सब आपके आएंगे उसमें, इसमें कृत्रिम में। तो इससे भी आप जो एक्सप्लेन आप देख रहे हैं, इससे आपको क्वेश्चन देखने को मिलेंगे। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे बढ़ेंगे हम लोग दूसरे नंबर के क्वेश्चन पे। सेकेंड क्वेश्चन देखते हैं। इसमें देखिए लिखा, सीखने की प्रक्रिया में सीखने का स्थानांतरण यानी ट्रांसफर हो सकता है, सकारात्मक, नकारात्मक, शून्य, ये सभी। अब देखिए क्वेश्चन पिछले वाले चैप्टर में से, आप पिछले वाले में देखिए रिपीट हुआ है, इसका ऑप्शन डी होगा, यानी ये सभी होंगे। जब एक विषय का ज्ञान अथवा एक परिस्थिति में सीखी बातें दूसरे विषय को सीखने में अथवा अन्य परिस्थिति में सीखी जा रही बातों को अध्ययन में सहायक एवं घातक होता है, तब उसे सीखने का स्थानांतरण कहा जाता है। यह स्थानांतरण जो ट्रांसफर कई प्रकार का हो सकता है, जैसे सकारात्मक हो सकता है और नकारात्मक भी हो सकता है, और शून्य स्थानांतरण भी हो सकता है। क्षैतिज स्थानांतरण जो ऊर्ध्वाधर जो होता है, और द्विपार्श्विक भी हो सकता है। जैसे एग्जाम्पल थोड़ा समझते हैं, जैसे मान लीजिए आपने
एट क्लास में मैथ आपने पढ़ा, उस मैथ का जब आपने उसी टॉपिक को आपने पढ़ा, जैसे मान लीजिए आपने एरिया वाला चित्र आपने पढ़ा, ठीक, अगर उसको आपने गुणनखंड आपने पढ़ा एट में, अगर उसको जाके 10th में आप पढ़ते, 9th में पढ़ते, तो आपको वहां पे सकारात्मक प्रभाव डालेगा, ठीक। अगर मान लीजिए आपने कोई टॉपिक पढ़ा, अब 10th में जाकर वो आपको नहीं समझ में आ रहा तो आपको नकारात्मक देगा। शून्य जैसे मतलब कोई प्रभाव, ना कोई हानि, ना कोई लाभ पहुंचा, तो आपका शून्य में आएगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन कह रहा है कि निम्न में से कौन सा मत अंतर्दृष्टि द्वारा सीखने की व्याख्या करता है। अंतर्दृष्टि द्वारा मनोविश्लेषण पहला ऑप्शन है, करें मनोविश्लेषणवाद, दूसरा है व्यवहारवाद, और तीसरा है संबंधवाद, और चौथा है गेस्टाल्टवाद, ठीक। चलिए यहाँ समझते हैं, अच्छी तरीके से चलते हैं। यहाँ पे गेस्टाल्टवाद ऑप्शन डी सही है। गेस्टाल्टवाद जो होता है, देखिए, सीखने के अंतर्दृष्टि या सूझ के सिद्धांत का प्रतिपादन जर्मनी के गेस्टाल्टवादियों द्वारा किया गया था, ठीक। इसलिए इस सिद्धांत को गेस्टाल्ट सिद्धांत भी कहते हैं। इसके अनुसार व्यक्ति संपूर्ण परिस्थिति को अपनी मानसिक शक्ति से अच्छी तरह समझ लेता है, और फिर वह अपनी सूझ और अनुभव द्वारा उस परिस्थिति या समस्या का समाधान करता है। इस सिद्धांत का प्रयोग सुल्तान नामक वनमानुष पर किया गया था। कोहलर ने इसको किया था। आई होप आप लोग को समझ में आया। उसने किया था, कोहलर ने, एक चिंपांजी बंदर था, उसको उन्होंने किया था, उसका नाम था सुल्तान, ठीक। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो गेस्टाल्टवाद ये अच्छे तरीके से आपको याद होना चाहिए। चलिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका कि किस मनोवैज्ञानिक ने सीखने की सामग्री के रूप में निरर्थक शब्दों का प्रयोग किया है। किस मनोवैज्ञानिक? पहला है विलियम जेम्स, दूसरा है स्किनर, तीसरा है वार्टलेट, और तीसरा आपका है, तीसरा जो आपका क्वेश्चन है, यानी पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, यानी सॉरी चौथा पहले लगा दिए, लेकिन तीसरा वाला में सी ऑप्शन में है एबिंगहास। इसमें सी आपका है, सी ऑप्शन राइट होगा, एबिंगहास जो है मनोवैज्ञानिक ने निरर्थक शब्द का प्रयोग सीखने की सामग्री के रूप में प्रयोग करने को कहा। कह रहे कि उनके अनुसार निरर्थक शब्दों के प्रयोग से धीरे धीरे सार्थक शब्दों का प्रयोग करना आसान हो जाता है। जैसे आप कोई चीज सीखते हैं, उसमें शुरुआत में गलती होती है, अब धीरे धीरे उस गलती मतलब करते करते आप जब सही चीज करेंगे, तो उसमें धीरे धीरे गलतियां आपकी कम होती जाएंगी, और आप सही से सीख जाएंगे। आई होप आप लोग को समझ में आया। चलिए हम लोग देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, नेक्स्ट क्वेश्चन है कि सीखने के नियम दिए हैं, किसने दिया था? पावलोव ने दिया, थॉर्नडाइक, स्किनर, कोहलर। तो सीखने के जो नियम है उसको इन्होंने दिया था, थॉर्नडाइक महोदय ने इन्होंने दिया था। कितने नियम उसको हम लोग देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे अच्छे तरीके से आपको समझ में आएगा। सीखने का नियम थॉर्नडाइक ने प्रतिपादित किया, मतलब उसने खोज किया। थॉर्नडाइक का पूरा नाम एडवर्ड थॉर्नडाइक था। यह यूएसए के एक मनोवैज्ञानिक थे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, एक कहाँ के मनोवैज्ञानिक थे? यूएसए के मनोवैज्ञानिक थे, ठीक। इन्होंने पशु व्यवहार तथा सीखने की प्रक्रिया दोनों पर कार्य किया था। उसने करे कि जिसने उन्हीं के कार्य के आधार पर आधुनिक शैक्षिक मनोविज्ञान की नींव पड़ी। थॉर्नडाइक ने सीखने के मुख्यतः 3 नियम दिए। कौन कौन से नियम दिया है आपसे यही पूछ सकता है? तत्परता का नियम, प्रभाव का नियम, अभ्यास का नियम। आई होप आप लोग को समझ। देखिए अब यहाँ से आपको एक सीखने वाला जो चैप्टर आपने पढ़ा, इससे आपको कितना कंसेप्ट समझ में आ गया। थॉर्नडाइक आपने ऑप्शन, अगर मान लीजिए हम ऑप्शन बताकर आगे बढ़ जाते तो सिर्फ आप ऑप्शन में ही रह जाते, लेकिन जब आपको एक्सप्लेन अच्छे से बताया गया तो आपको एक्सप्लेन से देखिए कितने क्वेश्चन बने। पहले नंबर पे पूछेगा एक कहाँ के वैज्ञानिक थे? यूएसए के। और उसने कितने प्रकार का दिया था? तो 3 प्रकार के। 3 प्रकार के नियम तो कौन कौन से? तत्परता के नियम, प्रभाव के नियम, अभ्यास के नियम। आई होप आप देखिए उतने में हम लोग कितना अच्छे तरीके से सीख गए। तो उम्मीद होगी आप लोग को ये चीज अच्छे से कंसेप्ट समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ पूछा सीखना है, सीखना क्या है? 6 नंबर क्वेश्चन है, व्यवहार में परिवर्तन, अनुभव तथा अभ्यास का परिणाम, व्यवहार में अपेक्षाकृत अस्थायी परिवर्तन, और ये सभी। तो देखिए सीखना क्या होता है? सीखना सब यानी कि ये सभी। ऑप्शन डी आपका सही होगा। अब देखिए इसको समझते हुए चलेंगे अच्छे तरीके से, क्योंकि हमें आगे
सिर्फ टिक लगा करके सही विकल्प पे आगे बढ़ने से बेटर है कि उसको एक्सप्लेन को अच्छे तरीके से देखें ताकि उसको समझ में आए। सीखना अधिगम सतत रूप से चलने वाली वह प्रक्रिया सार्वभौमिक प्रक्रिया है जो जन्म से प्रारंभ होती है और मृत्यु मृत्यु पर्यंत तक चलती रहती है। जब आप इंटर में जब आप पढ़ते हैं, इंटर और बीए जब एजुकेशन पढ़ते हैं तो अधिगम वाले चैप्टर पढ़ेंगे तो वहां से कंसेप्ट और अच्छे समझ में आता है। ठीक, तो सीखने की गति अनुरूप परिवर्तन होता है। अधिगम प्रक्रिया दो तत्व होते हैं, कौन कौन से? परिपक्वता और पूर्व अनुभव से प्राप्त परिणाम। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए सीखने से कितना अच्छे तरीके से हम लोग सीख गए, सीखने वाले टॉपिक हम लोग कितना अच्छे तरीके से सीख गए। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7, शारीरिक वृद्धि और विकास को कहते हैं तत्परता, गतिशीलता, अभिवृद्धि, अनुवांशिकता। अब देखिए इसमें इसको बोलते हैं अभिवृद्धि। ऑप्शन बी आपका राइट होगा, राइट आंसर होगा। अब देखिए इस एक्सप्लेन को देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए कह रहे कि शारीरिक वृद्धि और विकास को अभिवृद्धि ग्रोथ कहते हैं क्योंकि अभिवृद्धि एक निश्चित समय एक निश्चित सीमा तक चलती है, लेकिन शारीरिक विकास की क्रिया निश्चित समय एवं सीमा के अंतर्गत होता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। अब टाइम थोड़ा कम इसलिए हम लोग ज्यादा एक्सप्लेन नहीं करेंगे और जल्दी जल्दी करने की कोशिश करेंगे। ठीक, क्वेश्चन नंबर 8 कह रहा है कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है, यह कथन किसने दिया था? यह देखिए परिभाषा इसमें यही तो है, यूपी टेट वाले में है कि आपको ज्यादा ज्यादा ऐसा सटीक क्वेश्चन पूछता है, सीटेट जैसा घुमाता नहीं, पेडागोजिकल नहीं पूछता है। इसमें देखिए डायरेक्ट पूछा कि चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष के मानसिक क्रिया यह कथन किसने दिया था। अब 4 ऑप्शन दिया, आप अगर आप थ्योरी अच्छे से पढ़े होंगे तो आपको समझ में आएगा, नहीं तो कोई दिक्कत नहीं है। पहला ऑप्शन है डीवी द्वारा, दूसरा है गिलफोर्ड द्वारा, और तीसरा है क्रूज द्वारा, और चौथा है रास द्वारा। तो ये आपका ऑप्शन क्या है? रास द्वारा, यानी कि रास महोदय ने इसको दिया था। ऑप्शन डी आपका राइट होगा। रास के अनुसार चिंतन संज्ञानात्मक पक्ष में एक मानसिक क्रिया है। हम लोग क्या करेंगे, सीडीपी करने के बाद हम लोग क्या करेंगे, हम छोटे छोटे लेक्चर में लाएंगे 5-10 मिनट के, जिसमें आपको पूरे सिद्धांत हम अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करेंगे कि आप लोग को अच्छे तरीके से प्रीवियस के साथ साथ सिद्धांत भी आप लोग को अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा और कम समय में हम लोग अच्छा खासा स्कोर कर सकते हैं। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं हम लोग। क्वेश्चन नंबर 9 कह रहा है कि बाल मनोविज्ञान के आधार पर कौन सा कथन सर्वोत्तम है? सारे बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे एक जैसे होते हैं, कुछ बच्चे विशिष्ट होते हैं, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। इसमें देखिए अगर देखा जाए तो ऑप्शन आपका राइट है। ठीक, क्योंकि सभी बच्चे विशिष्ट होते हैं। जब बच्चा पैदा होता है तो सभी एक समान होते हैं, लेकिन माहौल के अनुसार उनका कैसा वातावरण, किस तरीके से माहौल होता है, उसी हिसाब से उनको मतलब कि क्या होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है। कह रहे कि बाल मनोविज्ञान के अंतर्गत ये बालक के उस विकास का अध्ययन किया जाता है जो बालक के जन्म से परिपक्वता की अवस्था तथा तक होती है, अर्थात बालक सामान्य से विशिष्ट हो जाता है। यानी मतलब देखिए यहाँ क्वेश्चन हमें ये बता रहा है कि बच्चा जो होता है, प्रत्येक बच्चा विशिष्ट होता है, लेकिन माहौल के अनुसार बच्चा कैसे, कोई बच्चा जिस हिसाब से माहौल मिलेगा उस हिसाब से बच्चा हो जाता है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। आगे हम लोग बढ़ेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। देखिए क्वेश्चन नंबर 10 यानी क्वेश्चन नंबर 10 देखिए हम लोग समझते चलेंगे। इसमें कुछ देखिए बाल मनोविज्ञान दूसरा क्वेश्चन मिला आपको, 2 क्वेश्चन देखने को मिल गया। ठीक, तो बाल मनोविज्ञान देखिए दिया है, बाल मनोविज्ञान का केंद्र बिंदु है कौन? अच्छा शिक्षक, बालक, शिक्षण प्रक्रिया, विद्यालय। ये देखिए बाल मनोविज्ञान जो है यानी कि ऑप्शन बी यानी बाल केंद्रित यानी चाइल्ड सेंटर। यानी बाल मनोविज्ञान का मुख्य केंद्र बालक ही होता है, क्योंकि इसके अंतर्गत बालक में हो रहे शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन किया जाता है। क्योंकि बाल मनोविज्ञान बालक के ही बारे में अध्ययन किया जाता है, कर रहे हैं शारीरिक परिवर्तन एवं व्यवहारिक परिवर्तन का अध्ययन एवं परीक्षण किया जाता है तथा उनके अनुसार उनके पाठ्यक्रम का निर्धारण किया जाता है ताकि उनका विकास सकारात्मक हो सके। क्योंकि बच्चे का अध्ययन हम करेंगे, बच्चे के अनुसार कैसा उसका पाठ्यक्रम होना चाहिए, बच्चे का किस तरीके से रुचि है, कैसा है, उसी हिसाब से हमें उसको अध्ययन कराना है। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आए। ये बाल मनोविज्ञान जो है ना, आप इंटर में 2 बुक लगती हैं, हम लोग जो पढ़ते थे उसमें 2 बुकें लगती थी। एक शिक्षा के सिद्धांत था, एक शिक्षा मनोविज्ञान था। तो मनोविज्ञान जो सेकेंड पेपर होता है उसी में ये आपको देखने को मिलेगा। अगर आप एनसीईआरटी उठा करके इंटर और इसका पढ़ते तो आपको सीडीपी का अलग से क्लास लेने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। अब देखिए यहाँ क्वेश्चन बनता है 11। क्वेश्चन नंबर 1, अच्छी स्मृति क्या है? मेमोरी यानी अच्छी मेमोरी क्या है?
करेक्ट, शीघ्र पुनः स्मरण, शीघ्र पहचान, अच्छी धारणा, ये सभी। अच्छी मेमोरी क्या होनी चाहिए, यानी कि ये सभी, यानी कि सभी गुण होने चाहिए अच्छी मेमोरी वाले के पास में, स्मृति जो होती है। देखिए इसमें कह रहा है कि स्मृति जो मेमोरी एक अच्छी क्षमता है जिसके सारे उद्देश्यपूर्ण कार्य किए जाते हैं तथा व्यक्ति विवेकशील यानी बुद्धिजीवी होता है, चिंतन करता है तथा वातावरण के साथ प्रभावकारी ढंग से समायोजन करता है। कह रहे कि अच्छी स्मृति की निम्न विशेषताएं कौन कौन सी, देखिए शीघ्र पुनः स्मरण, पहचान, अच्छी धारण और समायोजन आदि, ये सब एक अच्छी मेमोरी वाले की पहचान है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 12 यानी 12। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। संवेग क्रोध और भय, स्नेह और प्यार, उत्तेजना और भावों में उथल पुथल, उपरोक्त में से कोई नहीं। इसमें देखिए आपका ऑप्शन राइट होगा सी, उत्तेजना या भावों में उथल पुथल। खैर अब देखिए अब यहाँ से देखिए कितना अच्छे तरीके से यहाँ एक्सप्लेन किया है, आप इसको देख सकते हैं। सी के एक्सप्लेन कितना अच्छे दिया है। संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है, संवेग शब्द का शाब्दिक अर्थ है वेग से युक्त, अर्थात जब व्यक्ति वेगवान होकर कार्य करता है तो उसे संवेग कहते हैं। अंग्रेजी भाषा में संवेग को इमोशन भी कहते हैं। ई का अर्थ होता है अंदर और मोशन का अर्थ होता है गति। अब देखिए क्वेश्चन यहाँ से आपको देखने को मिल सकता है। अतः अंग्रेजी इमोशन शब्द का अर्थ आंतरिक भावों को बाहर की ओर गति देने से होता है। आई होप आप लोग को अच्छे से समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 13। कौशल सीखने की पहली अवस्था है। कौशल सीखने की, स्किल सीखने की पहली अवस्था क्या है। यथार्थता, कल्पनाशीलता, समन्वय, अनुकरण। अब देखिए इसमें क्या है, हम कोई चीज सीखते हैं तो हम क्या करते हैं, अनुकरण करके देख करके सीखते हैं। जैसे देखिए जन्म से ही बालक अपने माता पिता या समाज के अन्य व्यक्तियों के व्यवहारों का आकलन अवलोकन करता है। जैसे मान लीजिए कि अगर कोई छोटा बच्चा है, उसके सामने आप जैसा बोलते हैं, जैसा व्यवहार करते बच्चा उसको देख करके नकल करके उसे सीखने की कोशिश करता है। ठीक, अब जैसे अपने व्यवहार में करने लगता है। इसी प्रकार कौशल या किसी विशेष क्षेत्र में योग्यता हासिल करने की पहली अवस्था ये अनुकरण होती है, अनुकरण ही है। अनुकरण के माध्यम से ही वह कई प्रकार के कौशल सीख लेता है। जिससे हम कोई चीज सीख करके, हो सकता है सामने वाला, जब इसीलिए कहा जाता है कि अच्छा पड़ोसी हमारा हितकारी होता है। अगर अपने घर के माहौल अगर अच्छा होता है तो बच्चे अच्छा खासा सीखते हैं। तो इसलिए हमें कहने का मतलब देखिए, तो कौशल हमें अनुकरण के माध्यम से ही सीखा जाता है। ठीक, आगे हम लोग बढ़ेंगे। आगे क्वेश्चन बता रहा है कि मानसिक आयु के 14 नंबर क्वेश्चन कह रहे हैं कि मानसिक आयु के प्रत्यय का सर्वप्रथम प्रयोग किसने किया था। थॉर्नडाइक ने, गिलफोर्ड, स्पीयरमैन, बीनेस साइमन ने। इसका प्रयोग इन्होंने बीने साइमन ने, यानी कि ऑप्शन नंबर डी होगा, बीने साइमन ने किया था। मानसिक आयु के संप्रत्यय का प्रतिपादन बीने के द्वारा किया गया था। स्पष्ट है कि किसी व्यक्ति की मानसिक आयु उस व्यक्ति के मानसिक विकास की अवस्था को बताती है तथा इसके आधार पर बालकों को मंद बुद्धि, तीव्र बुद्धि आदि विभिन्न वर्गों में विभाजित किए। इनके अनुसार बताया जाता है कौन बच्चा तीव्र है, कौन मंद है, कौन मूढ़ है। इस तरीके से सन 1905 में बीने ने अपने सहयोगी साइमन के साथ मिलकर पहला सफल बुद्धि परीक्षण किया था। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। देखिए यहाँ से आपको एक क्वेश्चन देखने को मिल सकता है। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 15 यानी 15 ये बता रहा है कि शिशुअवस्था के लिए उत्तम शिक्षण विधि है। मॉन्टेसरी विधि, खेल विधि, किंडरगार्टन विधि, ये सभी। इसमें देखते हैं कौन सा ऑप्शन सही होगा। आप लोग अच्छे तरीके से देखते हुए चलेंगे। हम लोग एक्सप्लेन के साथ भी चल रहे हैं तो अच्छे तरीके से हम लोग आगे बढ़ते जाएंगे। इसमें देखिए हमारे हिसाब से तो देखिए कौन होना चाहिए। ऑप्शन आपका हम लोग देखते हैं ऑप्शन डी, यानी देखिए डी में इसलिए दिया है क्योंकि उसमें सभी होने चाहिए। 0 से 6 वर्ष तक की अवस्थाओं को शिशुअवस्था कहते हैं। 0 से, अब देखिए क्वेश्चन आपसे ये बन सकता है कि शिशुअवस्था के समय क्या है। 0 से 6 वर्ष तक को शिशुअवस्था कहते हैं और इस अवस्था में शिशु को मॉन्टेसरी शिक्षण विधि, किंडरगार्टन विधि, खेल विधि से शिक्षा दी जाती है। इस प्रकार की शिक्षण पद्धति वर्तमान में प्ले वाई स्कूल
स्कूलों में अपनाई जाती है। जिस प्ले ग्रुप में छोटे छोटे बच्चों को भेज दिया जाता है पढ़ने के लिए, यही सब विधियां अपनाई जाती है। इसलिए वहाँ पर प्राइवेट स्कूल में बच्चों को एडमिशन करा दिया। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 16 यानी 16। क्वेश्चन नंबर 16 क्या करा है हम लोग समझते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 16 करा है, कह रहे बाल विकास में क्या होता है। कह रहे कि प्रक्रिया पर बल है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन होता है, उपयुक्त में से सभी। इसमें भी आपका उपयुक्त में से सभी, डी ऑप्शन सही, यानी राइट आपका डी होगा। देखिए दिया बाल विकास में बाल विकास की प्रक्रिया पर बल दिया जाता है, वातावरण और अनुभव की भूमिका पर बल दिया जाता है, गर्भावस्था से किशोरावस्था तक का अध्ययन किया जाता है, वंशानुक्रम का विकास पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन भी किया जाता है, विकास के विभिन्न सिद्धांतों का अध्ययन भी किया जाता है इसमें। आई होप आप लोग को ये चीज समझ में आ गया। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 70 यानी 17। क्वेश्चन नंबर 17 क्या कर रहा है, 17 बता रहा है कि बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र है। बाल विकास का अध्ययन क्षेत्र कौन कौन सा है। बाल विकास की प्रक्रिया अवस्थाओं का अध्ययन पहला ऑप्शन, दूसरा है वातावरण का बाल विकास पर पड़ने वाले प्रभावों का अध्ययन, तीसरा ऑप्शन है व्यक्तिगत भिन्नताओं का अध्ययन, उपयुक्त में से सभी। ये देखिए आपका ए भी आपका डी ऑप्शन सही होगा। अब ऑप्शन कैसे दिया, मनुष्य के जन्म से लेकर के किशोरावस्था के अंत तक उनमें होने वाले जैविक मनोवैज्ञानिक परिवर्तनों को बाल विकास कहते हैं, ठीक। तथा इसके अंतर्गत हम बालक के शारीरिक विकास, मानसिक एवं व्यवहारिक परिवर्तनों तथा वातावरण का बालक पर पड़ने वाले प्रभाव का अध्ययन किया जाता है। इसके साथ ही बालक के व्यक्तिगत भिन्नता का अध्ययन किया जाता है। आई होप देखिए आपको इस तरीके से यहीं से आपको कितना अच्छे तरीके से एक्सप्लेन आपको अच्छे तरीके से देखने को मिलेगा। आई होप आपको समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे, क्वेश्चन को अच्छे तरीके से देखते हुए चलेंगे। क्वेश्चन नंबर 18 क्वेश्चन क्या कराए कि सर्वाधिक उपयुक्त जीवित रहता है का सिद्धांत किसने दिया था। लेनमार्क, हैरिसन है ना, हैरिसन का, डार्विन का और मैकडूगल का। इसमें देखिए आपका ऑप्शन सही होगा ये डार्विन, सी ऑप्शन सही होगा। चार्ल्स डार्विन ने क्रम विकास का सिद्धांत प्रतिपादन किया। देखिए क्वेश्चन आपसे यहाँ बन सकता है, जरूरी नहीं कि यही क्वेश्चन रिपीट हो जाए, पूछ सकता है कि क्रम विकास का सिद्धांत किसने दिया था, तो आपको यहीं से क्वेश्चन देखने को मिलेगा। तो आपको ऑप्शन क्या देंगे, चार्ल्स डार्विन। और देखिए क्रम विकास के जैविक आबादी के आनुवंशिक लक्षणों के पीढ़ी दर पीढ़ी परिवर्तन को कहते हैं। इस सिद्धांत के अनुसार जो प्राणी स्वयं को प्रकृति के अनुरूप नहीं ढाल पाते उनका अस्तित्व समाप्त हो जाता है। जैसे मान लीजिए कोई भी वातावरण में चेंजिंग जब आती है, जब जो अपने आप को उसमें नहीं ढाल पाते वो क्या करते, मर जाता है, ठीक। और तथा केवल वही प्राणी जीवित रहते हैं जो स्वयं को प्राकृतिक अनुरूप में ढाल सके। जैसे कोरोना काल आया था, उसमें जो लोग जो उस वातावरण में अपने आप को नहीं ढाल पाए, सर्वाइव नहीं कर पाए, वो लोग मर गए। जो अपने आप को ढाल ले गया, सुरक्षित रह गया, वो अपना देखो अच्छा खासा बच्चे मौज कर रहा है, बढ़िया जीवित अपना आने वाले दुनिया को देख रहा है अच्छी तरीके से। इसी तरीके से आई होप आप लोग को समझ में। चलिए क्वेश्चन नंबर 19। अब देखिए बीने से आपको क्वेश्चन यहाँ मिल गया। बीने साइमन परीक्षण द्वारा मापन किया जाता है किसका, समान बुद्धि का, विशिष्ट बुद्धि का, अभिवृद्धि का और अभिक्षमता का। इसमें देखिए दिया है समान, ये ऑप्शन ए आपका सही होगा। इसमें सामान्य बुद्धि का मापन बीने साइमन बुद्धि परीक्षण द्वारा किया गया। 1905 में बीने साइमन नामक 2 वैज्ञानिकों ने द्वारा शुरू की गई थी। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 20 यानी 20, संवेगात्मक विकास को प्रभावित करने वाले कारक कौन कौन से। अब देखिए अब संवेगात्मक, अभी जैसे आप लोग को इसीलिए कहा जाता है कि प्रीवियस कितना इंपॉर्टेंट रहता है। जब आप प्रीवियस करेंगे तो बार बार आपको जो हेडिंग मिलेगा, तो उस हेडिंग को जब आप पढ़ेंगे तो आपको अच्छे तरीके से कंसेप्ट समझ में आएगा, तब आपका पेपर अच्छा खासा निकल जाएगा, ठीक। तो चलिए इसमें देखिए पहला ऑप्शन है शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता और थकान, ये सभी। ये आपके ऑप्शन इसमें होने चाहिए, सभी होने चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग कौन सा ऑप्शन सही है। आगे हम लोग बढ़ेंगे, यानी कि 20 नंबर के क्वेश्चन है। चलिए देखते हैं, इसमें आपका डी ऑप्शन सही होगा, यानी ये सभी आपका सही है, यानी ऑप्शन डी। आगे हम लोग बढ़ेंगे, हम लोग एक्सप्लेन को देखते हुए चलेंगे। संवेगात्मक विकास का तात्पर्य किससे, देखिए समझते हम लोग।
कह रहे कि तात्पर्य व्यवहार परिवर्तन से है, जैसे परिस्थितियां उत्पन्न होती हैं उसी के अनुसार बालक अपने संवेगात्मक व्यवहार को प्रदर्शित करता है। संवेगात्मक विकास कई प्रकार के आंतरिक एवं बाह्य कारणों से प्रभावित होता है, जैसे शारीरिक स्वास्थ्य, मानसिक योग्यता, थकान, परिस्थिति आदि। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 21 यानी 21 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 क्या कर रहा है, थोड़ा समझते हुए चलेंगे अच्छी तरीके से। क्वेश्चन नंबर 21 कर रहा है 21 इस सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। यह उक्त कथन किसने कहा? एक बार थोड़ा सा फिर से हम लोग इस परिभाषा पढ़ते हैं। सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास कहा जाता है। उक्त कथन किसने कहा था? ये मतलब इस शब्द को किसने कहा था? हरलाक महोदय ने, पी नन का, मैकडूगल का और रास का। तो देखिए इसमें कौन सा आपका ऑप्शन सही होगा? हरलाक महोदय ने, ऑप्शन ए राइट होगा। अब देखो ऑप्शन ए क्यों राइट है उसको समझते चलेंगे, उससे हम लोग और नए नए पॉइंट को देखते चलेंगे। हरलाक प्रसिद्ध वैज्ञानिक थे जिन्होंने समाज का प्रभाव बालक के विकास एवं अधिगम के किस प्रकार पड़ता है बताया, मतलब वो बताया था। हरलाक के अनुसार सामाजिक प्रत्याशाओं के अनुरूप व्यवहार की योग्यता का अधिगम सामाजिक विकास का मतलब सामाजिक विकास कहा जाता है। तो आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे क्वेश्चन नंबर 22 यानी 22 इसमें लिखा है सीखने का सर्वाधिक उपयुक्त अर्थ। देखिए सीखने वाला आपको फिर मिल गया, क्वेश्चन मिला अधिगम, कौशल अर्जन, पहला ऑप्शन है कौशल अर्जन, दूसरा है ज्ञान अर्जन, तीसरा व्यवहार में परिमार्जन और चौथा आपका व्यक्तिगत समायोजन। अब देखिए सीखना क्या है इसमें समझते चलेंगे। तो सी आपका ऑप्शन सही होगा, व्यवहार में परिवर्तन। अधिगम करेक्ट, सीखने का मुख्य उद्देश्य बालक के व्यवहार में परिवर्तन लाना है ताकि परिस्थितियों के अनुरूप खुद को समायोजित करने में कौशल का विकास हो सके। अब देखिए अब इसमें क्या है, आदमी एजुकेशन जैसे पढ़ाई कर रहा है, उसका मेन उद्देश्य नौकरी पाना। नौकरी पाने से भाई देखिए हमें एक अच्छा इंसान अगर बन जाएगा आपके अंदर, अगर व्यवहार में परिमार्जन अगर मिलेगा आपको, इसीलिए पढ़ाया जाता है, इसीलिए बताया जाता है कि आप अगर इसको अगर समझ जाएंगे, मनोविज्ञान को समझ गए अच्छे तरीके से, आपको ज्यादा इतना टेंशन लेने की जरूरत नहीं कि हम बेरोजगार हैं, हम पढ़े लिख करके इतने बेरोजगार क्यों घूम रहे। अरे आप जरूरी नहीं कि नौकरी मिले, आप अच्छा खासा बढ़िया अपना उसको नॉलेज को और बढ़ाइए, अपना भी कुछ साम्राज्य खड़ा कर सकते हैं अच्छे तरीके से। ठीक, तो कहने मतलब हमें व्यवहार में परिमार्जन करना ताकि हम और कौशल सीख सके, आगे चल के अपना उसका यूज कर सके। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 23 यानी 23 वाणी दोष नहीं है, ध्वनि परिवर्तन और स्पष्ट उच्चारण, धीमी या तेज गति से बोलना, हकलाना और तुतलाना, तीव्र अस्पष्ट वाणी। अब देखिए इसमें जो है ये ध्वनि, ये जो बी ऑप्शन है इसका बी ऑप्शन सही है, धीमी या तेज गति से बोलना। अब देखिए वाणी दोष नहीं है, मतलब कि देखिए ध्वनि परिवर्तन अस्पष्ट उच्चारण, मुझे कोई बच्चा नहीं बोल पाता अच्छे तरीके से, ए और सी और डी ये सब उसके दोष हैं, बाकी ए बी ऑप्शन नहीं है। ठीक, अब देखिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, थोड़ा सा एक्सप्लेन को देखते हैं इसमें क्या दिया है, अच्छे तरीके से समझते चलेंगे। इसमें दिया है कि वाणी दोष का अर्थ होता है अपनी बातों को स्पष्ट रूप से न कह पाना। स्पष्ट रूप से अपनी बात न कह पाने का कारण होता है हकलाना, तुतलाना, शब्दों का सही उच्चारण न करना। जैसे हम रोटी को लोटी बोलेंगे, र को ल बोलता है बच्चा। ठीक, आदि धीमी या तेज गति से बोलना वाणी दोष नहीं बल्कि परिस्थिति जन्य ध्वनि में परिवर्तन होते हैं, जैसे कोई चीज देखकर डर जाना, तेज आवाज निकल जाना। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे, आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर आता है आपका 24 यानी कि 24 क्वेश्चन कह रहे हैं प्राथमिक स्तर पर मूल्यों की शिक्षा देने की सर्वोत्तम विधि है। प्राथमिक यानी प्राइमरी वाले बच्चों को हमें शिक्षा देने का सबसे मूल विधि क्या है? मूल्यों में महत्व को बताना, मूल्यों के पालन न करने को दंडित करना। ये तो होगा नहीं, ये तो इसे गलत हो जाएगा, हमें दंडित नहीं करना है बच्चों को।
ठीक, अध्यापक के व्यवहार में मूल्य स्थापना उपयुक्त सभी। अब देखिए ये आपका सी ऑप्शन राइट होगा। क्यों राइट होगा इसको समझते हैं हम लोग अच्छे तरीके से। थोड़ा सा देखिए यहाँ समझते हुए अच्छे तरीके से चलेंगे। इसी देखते हैं, हमारा समाज सांस्कृतिक रूप से बहुआयामी है, इसलिए शिक्षा के द्वारा उन सार्वजनिक और शाश्वत मूल्यों के का विकास होना चाहिए जो हम लोगों को एकता की ओर ले जा सके। प्राथमिक स्तर पर मूल्य आधारित शिक्षा देने की कई विधियां होती हैं। कौन विधि? देखिए, महान व्यक्तियों के गुणों के बारे में बताना। जैसे बच्चों को हम महान व्यक्ति के बारे में, गुणों के बारे में बताएंगे तो बच्चा देखे उससे मोटिवेट होगा। मूल्यों के महत्व को बताना, अध्यापक द्वारा स्वयं मूल्य आधारित व्यवहार एवं आचरण अपनाना, कक्षा में अनुशासन बनाए रखना। अगर टीचर, देखिए मेन चीज क्या होता है कि अगर हम छोटे बच्चों को पढ़ा रहे हैं तो हमें टीचर जो है, तो हमें ही क्या होना चाहिए, अच्छे तरीके से एक अनुशासन हमें होना चाहिए। हर एक चीज को अच्छे तरीके से सोच समझ के रखना चाहिए, ताकि तभी तो बच्चा अपने टीचर को अपना मॉडल समझता है। तो अगर टीचर ही अगर जो मान लीजिए अगर इस तरीके से अय्यासबाज रहेगा तो बच्चे कहाँ से तैयार होंगे। तो हमें जितने भी हमारे शिक्षक भाई लोग जितने, हमें अपने शिक्षा देते समय हमें इस सब बातों को अच्छे से ध्यान में रखना चाहिए। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 25 यानी 25। अब इसके बाद हमारा 5 क्वेश्चन और बचेंगे। मूल्यों का वर्गीकरण में सम्मिलित नहीं है। अब मूल्यों का वर्गीकरण में क्या सम्मिलित नहीं, हम लोग जोड़ते हैं नकारात्मक। कह रहे कि आध्यात्मिक मूल्य केन प्रकारेण, धनार्जन का मूल्य, नैतिक मूल्य, और ये हमारे हिसाब से देखिए इसमें बी ऑप्शन सही होना चाहिए। चलिए देखते हैं हम लोग बी है कि कौन भाई, थोड़ा देखते हैं हम लोग। इसमें निगेटिव पूछा है ना मूल्यों का, तब भी हमारे हिसाब से तो नहीं। देखिए देखते कौन होता है भाई इसका। देखिए बी आपका नहीं है, ठीक। ये आपका 25 का बी ऑप्शन होगा। देखिए बी इसलिए है कि देखिए समझते चलेंगे अच्छे तरीके से। मूल्य का तात्पर्य मानव जीवन के वे सकारात्मक गुण जो लोगों को प्रभावित करते हैं, जैसे नैतिक आचरण, आध्यात्मिकता, सांस्कृतिक, नैतिक, एन कैन प्रकारेण धनार्जन अनैतिक हो सकता है, अतः यह मूल्य नहीं है बल्कि दोष। आई होप आप लोग को समझ में आ गया। चलिए आगे हम बढ़ेंगे। व्यक्तित्व के संगठन, क्वेश्चन नंबर 26। व्यक्तित्व के संगठन का स्वरूप है सामाजिक, पहला ऑप्शन है सामाजिक आर्थिक, और दूसरा मनोवैज्ञानिक शारीरिक, और तीसरा सामाजिक राजनीतिक, और चौथा आपका है मनोसामाजिक और आध्यात्मिक। आपका बी ऑप्शन राइट होगा। बी ऑप्शन राइट होगा। देखिए समझते चलेंगे अच्छी तरीके से, एक्सप्लेन को भी देखेंगे, क्योंकि इसमें मेन तो हमारा मेन मुद्दा हमारा एक्सप्लेन नहीं है। एक्सप्लेन को देखते चलेंगे। मनोवैज्ञानिक एवं शारीरिक गुणों के मिलने से एक अच्छे व्यक्तित्व का निर्माण होता है। इन दोनों गुणों में से किसी की भी अनुपस्थिति में व्यक्तित्व का संतुलन विकास नहीं हो सकता है। इसे कहने का मतलब मनोवैज्ञानिक, बी ऑप्शन जो है मनोविज्ञान और शारीरिक दोनों को मिलाकर ही हमारा एक अच्छा व्यक्तित्व का निर्माण होगा। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 27। क्वेश्चन नंबर 27 में देखेंगे। आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है, जो आत्मकेंद्रित व्यक्ति होता है कौन होता है? अंतर्मुखी, बहिर्मुखी, उभयमुखी और सामाजिक निर्भर। इसमें देखिए आपका ऑप्शन होगा अंतर्मुखी होगा। ऑप्शन नंबर ए सही है, अंतर्मुखी होगा। इसको समझते हैं, एक्सप्लेन को भी थोड़ा देखते हैं, आगे चल के हम लोग देखते हैं अच्छे तरीके से। इसमें लिखा है देखिए, अंतर्मुखी व्यक्ति का एक महत्वपूर्ण अंग महत्वपूर्ण गुण आत्मकेंद्रित है। ऐसे व्यक्ति अकेले रहना पसंद करते हैं। ऐसे व्यक्ति जो होते हैं अकेले रहना पसंद, अर्थात बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को समायोजित करने में कठिनाई महसूस करते हैं। ऐसे लोग निराशावादी होते हैं। ऐसे लोग जो अंतर्मुखी जो व्यक्ति होते हैं वो क्या करते हैं? अकेले रहना पसंद करेंगे। वो समाज के साथ अपने आप को समायोजित नहीं कर पाएंगे, अपने निराशा उनको हमेशा रहती है। आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। चलिए आगे हम लोग बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 28 यानी 80। क्वेश्चन नंबर 28 कहता है, क्वेश्चन नंबर 28 बता रहा है कि अपने ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति को का प्रकार होता है। कैसा होता है? ज्ञानात्मक व्यक्तित्व, और बी ऑप्शन है कलात्मक व्यक्तित्व, और सी आपका है बहिर्मुखी व्यक्तित्व, और तीसरा है चौथा है धार्मिक व्यक्तित्व, डी ऑप्शन।
आपका जो होगा ये बहिर्मुखी होगा। अब इसको समझते चलेंगे। अपने ऊर्जा, सी ऑप्शन है जो है, जिसको देखते हैं हम लोग। अपने ऊर्जा को, सॉरी, ऊर्जा बल को बाहर की ओर अभिव्यक्त करने वाले व्यक्ति बहिर्मुखी प्रकार के होते हैं। ऐसे व्यक्ति बाह्य परिस्थितियों के अनुसार खुद को आसानी से समायोजित कर लेते हैं। ऐसे लोग आशावादी होते हैं। मतलब ये देखिए, अब उसका देखिए उल्टा है ये बहिर्मुखी होता है। हाँ, ये बहिर्मुखी होता है, अपने आप को कहीं भी किसी प्रकार का किसी तरीके का माहौल उसमें अपने आप को एडजस्टमेंट कर लेगा और अपने आप को वहां अपना जगह बना लेगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। ये बहिर्मुखी व्यक्तित्व है। ठीक, चलिए आगे हम बढ़ेंगे। क्वेश्चन नंबर 29। ठीक, इसके बाद एक क्वेश्चन और बचेगा हमारा। कक्षा 4 का एक बच्चा सदैव चिंतित और कुंठित रहता है, तो आप क्या करेंगे? अगर एक शिक्षक है तो आप क्या करेंगे? पहले देखिए, पहला ऑप्शन बता रहा है कि उसके अभिभावक से शिकायत करेंगे। दूसरा ऑप्शन कह रहा है कि मनोचिकित्सक के पास ले जाएंगे। करेक्ट, स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। और चौथा ऑप्शन कह रहा है कि उसके साथ उसे उसके भाग्य पर छोड़ देंगे। उसके भाग्य पर हमें नहीं छोड़ना है, हम क्या करेंगे? ऑप्शन सी सही है। हम क्या करेंगे? स्वयं परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करेंगे। हम टीचर हैं तो क्या करेंगे? देखिए, सी ऑप्शन बता रहा है कि बालक में चिंतित एवं कुंठाग्रस्त होने पर अध्यापक को चाहिए कि सर्वप्रथम बालक से बातचीत करके उसके कारण का पता लगाए, फिर उसका निवारण करने का प्रयास करे। अर्थात इस अवस्था में अध्यापक को परामर्शदाता की भूमिका का निर्वहन करना चाहिए। अगर आप टीचर हैं, अगर कोई आपके क्लास में बच्चा वो बच्चों के साथ में समायोजन नहीं कर पाएंगे, तो इसीलिए मनोविज्ञान ये सब अध्ययन करना जरूरी होता है। लास्ट क्वेश्चन आपका है क्वेश्चन नंबर 30 क्वेश्चन देखते हैं हम लोग। भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। अनुबंधन का सिद्धांत, अनुकरण का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत। देखिए, इसमें ऑप्शन आपका सही होगा, ऑप्शन आपका सी सही होगा। ठीक, और समझते हैं इसको अच्छे तरीके से, थोड़ा सा हम लोग कंसेप्ट को समझते चलेंगे। देखिए, अगर निगेटिव क्वेश्चन पूछता है तो अगर कह रहा है कि देखिए, थोड़ा सा मैं आप लोग को बता दूं, अगर पूछा भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है, अगर नहीं है तो ऑप्शन आपको मान लीजिए बता दिया गया सी ऑप्शन सही है, तो सी सही। अब देखिए, हम लोग क्या करेंगे, इसमें जब पढ़ेंगे तो उसमें आप लोग को अच्छे तरीके से समझाया जाएगा। अब देखिए, आप लोग को मैं बता रहा हूँ, इसमें जब देगा सी ऑप्शन दिया है। देखिए, भाषा विकास का तात्पर्य ऐसे विकास से जिसमें बालक अपने विचारों एवं भावों को अभिव्यक्त कर सकते हैं, भाषा विकास के मुख्य सिद्धांत होते हैं। सिद्धांत दिया, तो इसमें जो निगेटिव क्वेश्चन तो पॉजिटिव, इसमें जो इस क्वेश्चन जो पॉजिटिव बनने वाले क्वेश्चन इसमें आपको अच्छे तरीके से दे देगा। अनुबंधन सिद्धांत, अनुकरण सिद्धांत, परिपक्वता का सिद्धांत, अतिरिक्त शक्ति का सिद्धांत, भाषा विकास का सिद्धांत नहीं है। तो आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो उम्मीद होगी आप लोग को 30 क्वेश्चन आप लोग को अच्छे लगे होंगे। ठीक, इस तरीके से आप प्रैक्टिस करेंगे और ज्यादा ज्यादा अच्छे तरीके पढ़ेंगे तो आपका अच्छा खासा निकल जाएगा और किसी प्रकार कोई दिक्कत नहीं होगी और आप आराम से कर सकते। देखिए, आपको यहाँ से अच्छे तरीके से क्वेश्चन के साथ साथ आप अगर जो हम सिर्फ आगे आगे बढ़ा देते, क्वेश्चन टिक लगा बढ़ जाते तो आपको उतना ही रहता, लेकिन जब आप लोग को एक्सप्लेन मिला तो आप लोग अच्छे तरीके से एक्सप्लेन को भी देखेंगे अपना आराम से, उससे 2-4 क्वेश्चन आपका एक्स्ट्रा तैयार हो, 2-4 क्वेश्चन बहुत क्वेश्चन आपके तैयार होते जाएंगे, आपका डाउट क्लियर होता जाएगा और सीडीपी से आपका डर निकलते चला जाएगा। ठीक, आई होप आप लोग को समझ में आया होगा। तो चलिए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो अब उम्मीद होगी ये चीज आप लोग को अच्छा लगा होगा और ज्यादा से ज्यादा आप लोग शेयर करें, सभी के पास इस लेक्चर को पहुंचाएं कि ताकि जितने लोगों के पास टाइम नहीं है वो कम टाइम में अच्छा, सब लोग चाहते हैं कि प्रीवियस ईयर पेपर हमें मिले अच्छे तरीके एक्सपीरियंस के साथ हम लोग कर सकें। ये आप कर सकते हैं। 2014 का है जो 23 फरवरी सन 2014 में हुआ।
आई होप आप लोग को समझ में आ गया होगा। सेशन कैसा लगा आप लोग कमेंट करके जरूर बताएं। आप लोग कमेंट करेंगे और ज़्यादा से ज़्यादा हम लोग लेक्चर लाने की कोशिश करेंगे। उम्मीद होगी आप लोग को समझ में आ गया होगा। तो अब हमें इजाज़त दीजिए। जय हिंद, जय भारत। सब लोग खुश रहें, मस्त रहें, अपनी